नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 11। जैनी का उसका स्पॉट और साका चेहरा कितनी देर देखती रही थी। किस कदर दीवानी थी वो इस शख्स की। अपना हर काम अधूरा छोड़कर सिर्फ अजलान के इंटरव्यूज़ और शोज़ के लिए वक्त निकालती थी। कभी कभी इसे खुद भी समझ नहीं आता था क्यों वो इस शख्स के लिए इतनी पागल है। हज़ारों लाखों फैंस होंगे उसके, मगर ऐसी क्या कशिश है इसमें जिसके बायस वो इसकी जानब बस खींचती ही चलेगी। और आज वो अपनी इसी मोहब्बत का ये रूप अपनी आंखों से देख रही थी। कितनी अजनबियत है इनकी आंखों में मेरे लिए। क्या कभी भी इनको एक पल के लिए भी मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ कि एक लड़की पागलों की तरह इन्हें चाहती है। जैनी जो कब से अपनी सोचों में गुम मुसलसल इसे देखे जा रही थी, अचानक अजलान की तवज्जो भी एकदम इसी की तरफ मबजूल हुई जो इसे टुकटुकी बांध कर देख रही थी। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुलवा लूँ? अजलान ने इसकी आंखों के किनारों से आंसुओं के कतरे मोती बनकर लड़ियों की सूरत में निकलते देखे तो इसे फ़ौरन शर्मिंदगी ने आन गिरा। बेख्तियार इसकी निगाह फिर चोट की जानब उठ गई जो अब सुर्ख होने के साथ साथ नीली पड़ गई थी। अजलान की नरम आवाज़ ने इसे गहरी सोच से निकाला तो वो आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो इसे क्या बताती, ये दर्द तो इस दर्द के आगे कोई भी हैसियत नहीं रखता जितना दर्द वो इसके अजनबियत भरे एहसास से हर रोज़ सहती आ रही है। आई एम सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ बॉल करवा गया था। अजलान ने इसे पेवस लबों के साथ दर्द बर्दाश्त करते देखा तो आहिस्ता आवाज़ में इससे माजरत करने लगा। जैनी को इसकी माजरत करने का ये अंदाज़ दिल को मोह लेने वाला लगा था। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मुझ में ही अचानक शाहिद अफरीदी की रूह आ गई थी। जैनी ने इसे आहिस्तगी से हंसते हुए कहकर शर्मिंदगी से निकालना चाहा क्योंकि वो कब से इसे शर्मिंदगी के मारे देख ही नहीं पा रहा था। इसे लग रहा था सारी गलती इसी की है। 2 छक्के क्या लगा लिए, खुद को शाहिद अफरीदी ही समझने लगी हैं आप? अजलान ने अपने कपड़े अलमारी से निकालते हुए कहा तो जैनी बेसाख्ता खिलखिला कर हंस दी। अजलान उसकी शफाफ हंसी का मधुर झलतरंग सुनकर धीमे से मुस्कुरा दिया, मगर अलमारी में देखते हुए। जाने क्यों वो जैनी के सामने कभी भी मुस्कुरा नहीं पाता था। खैर, सिर्फ छक्के नहीं लगाए, मैंने तो आपकी विकेट भी उड़ाई है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। जब मैं वली को बताऊंगी ना तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हंसेगा वो। जैनी ने इसकी विकेट लेने का भी याद करवाया तो अजलान उसे बगौर देखने लगा, मगर इसकी आखिरी बात में फिर वली का जिक्र सुनकर इसको जाने क्यों फिर से गुस्सा आ गया था। इसलिए बिना इसकी बात को कोई भी जवाब दिए वो वॉशरूम का दरवाज़ा पटकने के अंदाज से बंद करता अंदर चला गया। जैनी ने ज़ोरदार आवाज़ पर डरकर अपने कानों पर हाथ रखा तो इसका बाजू दुखने लगा क्योंकि वह जल्दी जल्दी में भूल ही गई थी कि इसकी बाजू पर चोट लगी है। बाजू से दर्द की टीसें उठने पर वो फूंक मारकर अपने बाजू की जलन कम करते हुए वॉशरूम के बंद दरवाजे को नासमझी से देखने लग गई। हया, आप मुझे क्लास के बाद स्टाफ रूम में मिलिएगा, मुझे आपको कुछ ज़रूरी काम देना है। प्रोफेसर अमीन ने क्लास अटेंड करने के बाद हया को मुखातब किया क्योंकि हया ने ज़रार के समझाए हुए तरीके से पूरी क्लास को बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में समझाया तो प्रोफेसर अमीन इसकी जहानत पर इसे सराहे बिना रह न सके। प्रोफेसर अमीन की गुड बुक्स में आना इस यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट की अवलीन ख्वाहिश होती थी। हर स्टूडेंट इनके सख्त मिजाज से डरता था। वो सख्त मिजाज ज़रूर थे, मगर सिर्फ इनके लिए जो तवज्जो से अपना काम नहीं करते थे। हया की जहानत ने भी इन्हें काफ़ी हद तक इम्प्रेस किया था, इसलिए उन्होंने इसे अपना ज़रूरी काम देने का इरादा किया। हया जल्दी से बैग लेकर उठी और स्टाफ रूम में इनके पीछे पीछे ही आ गई। हया, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल और कुछ अशकाल आपने चार्ट्स पर ड्रा करनी है। मैं कल आपके साथ किसी सीनियर स्टूडेंट को भी लगा दूंगा, फिर आपने और आपके साथी ने मिलकर वो चार्ट्स बनाकर मुझे देने। फिर वो चार्ट्स हम सारे स्टूडेंट्स में बांट देंगे ताकि सबको मैथ्स की बेसिक्स अच्छे से समझ आ सके। आपने हर फार्मूले के आगे उसकी एक एक मिसाल लिखनी है ताकि सबके कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। आप ये सब कर लेंगी ना? प्रोफेसर अमीन ने सवालिया निगाहों से इसे देखते हुए पूछा। ऑफ कोर्स सर, मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी, हया ने अज़म से पूरे लहजे में कहा तो प्रोफेसर अमीन ने इसे मुस्कुराती निगाहों से देखा। वेल डन बेटे, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। प्रोफेसर अमीन ने इसके अंदाज पर इसे सराहा तो हया खुश दिली से मुस्कुरा दी। चलिए ठीक है, आप जाएं, कल मैं आपके साथ एक और स्टूडेंट को आपकी हेल्प के लिए लगा दूंगा। प्रोफेसर अमीन ने अपनी फ़ाइल खोलते हुए कहा। ओके सर, हया खुशी से भरपूर लहजे में कहते हुए स्टाफ रूम से बाहर आ गई। रोशान, मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए थी। ज़रार और रोशान इकट्ठे बैठे पड़ रहे थे जब ही अचानक हया की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर सर उठाते हुए इसे देखा जो इस वक्त पिंक कलर की शर्ट के साथ वाइट ट्राउज़र जेब तन किए हुए थी और दुपट्टा गले में डाले अपने बैग की स्ट्रिप को बार बार पकड़ती थोड़ी कन्फ्यूज़ दिखाई दे रही थी।
ज़रार ने इसे एक नज़र देखकर अपना सर नीचे झुका लिया और आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाने लगा, जो बमुश्किल उसके खुद के कानों ने ही सुनी थी। हर एक से आप कहकर बात करती हैं, बस मुझसे ही तुम कहकर मैडम को मुहातब होना आता है। जी बताएं हया, मैं सुन रहा हूँ। रोशान अपनी किताब बंद करके पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। एक्चुअली आज ना मरियम का बर्थडे है, तो हम में से किसी ने जानबूझकर इसे विश नहीं किया, क्योंकि मुझे इसके लिए सरप्राइज़ प्लान करना था। वो अभी भी क्लासरूम में सैड सी बैठी हुई, उसे लग रहा है शायद किसी को उसका बर्थडे याद ही नहीं है। वो मैं चाह रही थी कि आप इसे अपने पास बातों में लगा कर रखें, या किसी क्लास का बहाना कर लें, या फिर टेस्ट की तैयारी का कहकर इसे 2 घंटे के लिए यहाँ रोक लें। मैंने बाकी की सारी तैयारी कर ली है, बस खुद जाकर थोड़ी बहुत तैयारी बाकी है, वो निपटानी है। हया ने एक ही सांस में सारा प्लान रोशान को बता दिया, जिस पर रोशान को आज का मरियम का बुझा बुझा सा चेहरा अपनी आंखों के सामने घूमता महसूस हुआ था, तो आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। ओके हया, मैं सब हैंडल कर लूँगा, आप जाइए। हया रोशान की हामी पर खुशी से चहक उठी तो उठकर वहाँ से जाने लगी, मगर फिर कुछ याद आने पर अचानक वापस पलटी। एक्चुअली आपसे एक और काम भी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हया ने इस बार ज़रार को भी देखा, जो चुपचाप पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर इसकी सारी समातें इधर ही मुतवज्जा थीं। हाँ जी प्लीज़ बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। रोशान के एकदम जोश से कहने पर ज़रार ने अपनी झुकी आंखें ऊपर उठाकर इसे देखा, तो हया बेसाख्ता हंस दी। बस आपको आज की पार्टी में आना है, क्योंकि आप दोनों ही मरियम के बेस्ट फ्रेंड हैं और ज़्यादा तो इसकी किसी से दोस्ती है नहीं, तो आप दोनों ज़रूर आइएगा, मरियम को बहुत खुशी होगी। हया ने ज़रार और रोशान को इनवाइट किया। हालांकि वो ज़रार को बिल्कुल भी अपनी पार्टी में बुलाना नहीं चाहती थी, मगर मरियम की खुशी के लिए उसने ये कड़वा घूंट भी पी लिया। या फिर ऐसा करते हैं, आप दोनों मरियम को अपने साथ ही लाइएगा, मैं ड्राइवर को लेकर घर चली जाती हूँ और मरियम से कह दूँगी कि आप लोग इसे ड्रॉप कर देंगे। इस तरह मरियम को प्लान का भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ठीक है ना? हया ने पुरजोश अंदाज में सारा प्लान बताकर रोशान से हमायत तलब की। जवाबन रोशान ज़रार को देखने लगा, क्योंकि अभी भी इसने ज़रार को मनाने का भी मार का सरअंजाम देना था। ओके हम ले आएंगे। रोशान ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, तो ज़रार इसे यकटुक निगाहों से देखने लगा। थैंक यू सो मच रोशान, बाय। हया तेज़ लहजे में शुक्रिया कहती फ़ौरन वहाँ से निकल गई। तुमने मेरी क्यों हामी भरी? मैं हरगिज़ नहीं जा रहा इनके घर। ज़रार ने अपना अटल फैसला रोशान को बताया, जिस पर वो इसे बेबस निगाहों से देखने लग गया। यार ज़रार, मरियम हमारी दोस्त है, तुम इसके लिए इतना नहीं कर सकते? रोशान ने इसे बातों में घेरना चाहा। जवाबन ज़रार ने इसे घूरी से नवाजा। तुम अच्छी तरह जानते हो रोशान, मैं अपने घर की पार्टीज़ में शामिल नहीं होता तो किसी और के घर कैसे चला जाऊँ? मैं नहीं जा रहा, तुमने जाना तो तुम चले जाना। ज़रार ने ना मानने की ठान ली। यार मेरे पास आज कार नहीं है, तुम ही लेकर जाओगे मुझे। रोशान ने इसे मनाने की भरपूर कोशिश की। मैं नहीं जा रहा यार, तुम मेरी कार लेकर चले जाना, मैं टैक्सी लेकर घर चला जाऊँगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके। ज़रार ने इसकी आखिरी कोशिश पर भी पानी फेर दिया। मैं नहीं जा रहा तुम्हारे बगैर, मेरी बेइज्जती होती रहे तो हो जाए, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रोशान ने मसनूई गुस्से से कहते अपनी बुक वापस खोल ली। शट अप रोशान, अजीब ज़बरदस्ती है यार, चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, अब मुंह तो सीधा कर रहा हूँ अपना। ज़रार ने गुस्से से कहते इसकी बात मान ली, तो रोशान खुश होकर उठते हुए इसे गले मिलने लगा। मुझे पूरा यकीन था तुम पर, तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। रोशान की बात पर ज़रार ने मसनूई गुस्से से घूरते इसके बाजू खुद से दूर झटक दिए। अब बंद करो अपनी ड्रामेबाजी, चलो मरियम को लेकर आते हैं। रोशान को ज़रार के कहने पर याद आया कि उन्होंने तो मरियम को इधर ही 2 घंटे के लिए रोकना है, इसलिए वो अब अपने सर पर हाथ मारते हुए ज़रार के साथ क्लासरूम की तरफ चल दिया। यही सोए हुए, नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था और अब लंच भी नहीं कर रहे। सारा बेगम इब्राहिम साहब के बारे में सोचते हुए स्टडी रूम में आई, तो इन्हें यहीं कुर्सी पर सोते देख आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाने लगे। इस वक्त इब्राहिम साहब के सीने पर एक फ़ोटो एल्बम था। सारा बेगम ने झुकते हुए वो एल्बम इनके हाथ से निकाला और सामने फ्रेम में लगी तस्वीर देखकर वो एक पल के लिए गहरी नींद में सोए हुए इब्राहिम साहब को देखने लगी थी, क्योंकि इस फ्रेम में जैनी की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जिसे इब्राहिम साहब अपने सीने से लगाकर सो रहे थे। खुद भी इसे इतना याद करते हैं, मगर मान नहीं रहे। सारा बेगम ने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बेबसी के आलम में सोचा। अब वो फ्रेम अपने हाथों में लिए स्टडी रूम से बाहर आ गई। चाहे ये कितनी भी नफ़रत शो कर लें जैनी, मगर सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे तुम्हारे बाबा ही करते हैं। सारा बेगम तस्वीर को देखते पूर्णम लहजे से कहने लगी। उनकी आंखों में भी जैनी की तस्वीर को देखते आंसू आ गए थे, क्योंकि वो भी तो जैनी को इतना ही याद करती थी। जब से वली जैनी से मुलाकात का जिक्र करके गया था, तब से ही सारा बेगम जैनी से बात करने के लिए पर तोड़ रही थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इब्राहिम साहब की इजाज़त न थी। जैनी के बारे में सोचते हुए जानने कितनी देर तक वो यूं ही बेआवाज़ आंसुओं समेत रोती रही। ईमान, अब कैसी तबीयत है आंटी की? डॉक्टर शिफा प्राइवेट रूम में आमना बेगम को चेक करने आई, तो ईमान फातिमा से आमना बेगम की रात की कंडीशन का पूछने लगी।
पहले से काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। फ़ातिमा ने डॉक्टर शिफ़ा को तशक्कुर आमेज़ निगाहों से देखा तो वो आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। सिस्टर, इनकी कल से बीपी और शुगर लेवल की रिपोर्ट्स कहाँ हैं, वो फ़ाइल दिखाएं ज़रा। डॉक्टर शिफ़ा ने अब साथ खड़ी नर्स को मुखातब किया तो वो अपने सर को इस बात में हिलाती मुतलका फ़ाइल खोल कर दिखाने लगी। वेरी गुड आंटी, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आप ये मेडिसिन रेगुलर लेते रहिएगा। डॉक्टर शिफ़ा ने आमना बेगम की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए उनको तसल्ली दी। मैं भले ही मेडिसिन लेना भूल जाऊँ, ये फ़ातिमा कभी नहीं भूलती। आमना बेगम ने धीमी मुस्कुराहट समेत फ़ातिमा की तरफ हाथ से इशारा करते हुए तनक लहजे में कहा। उनकी तबीयत कल से कदरे बेहतर थी, जिस पर डॉक्टर शिफ़ा समेत पास खड़ी नर्स भी हंसती। ये तो बहुत अच्छी बात है ना आंटी, मान आपका इतना ख्याल रखती हैं। डॉक्टर शिफा ने शगुफ्ता लहजे में कहते हुए मान को भी एक नज़र देखा। हाँ, मेरी सब बातें मानती है, बस मेरी एक ही बात नहीं मान रही। आमना बेगम ने फिर से वही बात दोहरा दी जो वो कब से फातिमा को कह रही थी। फातिमा उनकी ये बात सुनकर अचानक गड़बड़ा कर रह गई। डॉक्टर शिफा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। फातिमा ने डॉक्टर शिफा को जल्दी से मुखातब किया तो वो उसकी हड़बड़ाहट को महसूस करती इसे अपने साथ लिए अपने पर्सनल कैबिन में आ गई। ईमान, आज हम आंटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, मगर आपको कुछ दिनों के लिए यहीं कराची में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उनका हर दूसरे दिन चेकअप होना है। डॉक्टर शिफा ने आमना बेगम की तबीयत को देखकर ही इन्हें डिस्चार्ज करने का फ़ैसला किया। जी जी, मैं यहीं होटल में ही मौजूद हूँ। जब तक आप कहेंगे हम रेगुलर चेकअप के लिए आते रहेंगे। ईमान ने डॉक्टर शिफा को वजाहत दी। ईमान, एक बात कहूँ, होटल का खाना और इस रूम का एनवायरनमेंट इनके लिए कुछ अच्छा नहीं है। बेहतर यही होगा आप किसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं या फिर यहाँ करीबी कोई घर रेंट पर ले लें। डॉक्टर शिफा ने आमना बेगम को होटल के बंद माहौल और खाने से परहेज़ का कहा तो ईमान आज़ाद परेशानी से गोया हुई। लेकिन डॉक्टर, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, इतनी जल्दी घर कैसे मिलेगा? अगर ऐसी बात है तो आप मेरे घर आ जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आंटी भी बिल्कुल मेरी मामा की तरह हैं। डॉक्टर शिफा ने अयान के कहे मुताबिक इसकी मदद करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं बहुत जल्दी कोई दूसरा बंदोबस्त कर लूँगी। ईमान ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। इसे किसी के घर जाकर रहने का फ़ैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ईमान, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले होते हैं और वो रात देर से आते हैं, इसलिए आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर शिफा को लगा कि वो हिजाब लेती है या शायद पर्दे की वजह से वो वहाँ नहीं आना चाहती, इसलिए शिफा ने इसे वजाहत देना ज़रूरी समझा। जी वो तो ठीक है, लेकिन फिर मेरी एक शर्त है। ईमान ने डॉक्टर शिफा को मशरूत आमादगी ज़ाहिर की। शर्त? डॉक्टर शिफा नासमझी से फातिमा को देखने लगी। मैं अपने रहने और खाने पीने का किराया दूंगी। डॉक्टर शिफा इसके मान जाने पर इसे एक पल के लिए देखा और फिर कुछ सोचकर इस बात में सर हिला दिया। ओके, आप हमारी नेक्सी में रह लीजिएगा। इस तरह मैं आंटी का हर रोज़ घर पर चेकअप भी कर लूँगी। डॉक्टर शिफा की बात पर ईमान ने जी ठीक है कहकर इस बात में सर हिला दिया। फातिमा को भी रोज़ के चेकअप वाली बात दिल को लगी थी, इसलिए फ़ौरन से पहले मान गई। चलें फिर ठीक है, आज आप और आंटी मेरे साथ ही शाम को घर जाइएगा। डॉक्टर शिफा ने ईमान को अपने साथ घर जाने का कहा, जिस पर ईमान मुतमिन होकर कैबिन से बाहर आ गई। उसने दिल से डॉक्टर शिफा के लिए दुआ की जो फरिश्ते के रूप में आकर इसकी मदद कर रही थी। इसके जाने के बाद डॉक्टर शिफा सोचते हुए कुछ परेशान सी नज़र आई क्योंकि उसने असली बात तो ईमान को बताई ही नहीं थी। उसने सिर्फ़ और सिर्फ आमना बेगम को इमरजेंसी की वजह से अपने घर पर रखा था कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो शिफा घर पर ना भी हो तो ड्राइवर या फिर अयान इन्हें अस्पताल ले आए, क्योंकि डॉक्टर शिफा को पता चल गया था कि ईमान अकेली रहती, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो ये लड़की कैसे संभालेगी। बस यही सोचकर डॉक्टर शिफा ने ईमान को अपने घर रहने पर खुद रजामंद कर लिया था। डॉक्टर शिफा को ये लड़की बहुत सादा और मासूम सी लगी थी, इसलिए इसने खुद आगे बढ़कर इसकी मदद की ताकि इसको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर, आपके नेक्स्ट पेशेंट को रूम में भेज दूँ? नर्स की आवाज़ पर डॉक्टर शिफा सोचों से बाहर निकल आई और इस बात में सर हिलाकर अपने नए आने वाले पेशेंट का चेकअप करने लगी। जैनी अभी अभी शावर लेकर बाहर निकली थी, इसलिए आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को हेयर ब्रश से सेट करने लगी। पाँव में स्लीपर्स पहने वो हेयर ब्रश को ड्रेसिंग टेबल पर रखती अचानक वापस मुड़ी तो स्लीपर्स गीले होने की वजह से इसका पाँव अचानक मुड़ गया और वो मुंह के बल नीचे ज़मीन पर गिरने ही लगी थी कि कमरे के अंदर आते अजलान ने बेख्तियार भागकर इसे थामे नीचे गिरने से बचा लिया। सैनी अपना सांस बहाल करने लगी क्योंकि अचानक पाँव मुड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अजलान ने अभी तक इसे दोनों बाजुओं से थाम रखा था। सैनी के लंबे सिल्की बाल एक खूबसूरत आबशार की तरह इसकी पुश्त पर बिखर चुके थे। आप कोई काम देख कर नहीं कर सकती क्या? अजलान ने इसे सख्त लहजे में टोका तो वो जैनी जल्दी से थोड़ा फासला बढ़ाकर पीछे होने लगी, मगर इसके कुछ बाल खुले होने की वजह से अजलान की शर्ट के बटन में फंस चुके थे। वो दर्द से कराती फ़ौरन दोबारा इसके बिल्कुल पास आ गई। इसके मुंह से हल्की सी नुमा आवाज़ निकली तो अजलान ने अपनी शर्ट के बटन में इसके
फंसे बाल एक सरसरी निगाह से देखे। जैनी अपने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी इसके गुस्से के डर से बाल निकालने लगी, मगर वो निकल के ही नहीं दे रहे थे। अजलान काफ़ी देर तक खामोश तमाशाई बना इसकी सारी कार्रवाई देखता रहा था। अजलान की नरम गरम सांसों की तपिश जैनी के चेहरे को झुलसा रही थी। इसकी धड़कनों में एक अजब शोर बरपा हो रहा था। इसे लग रहा था इसकी दिल की तेज़ धड़कनों की आवाज़ अजलान के कानों तक भी पहुंच रही होगी, इसलिए इन्हें जल्द अज जल्द निकालने की कोशिश करने लगी, मगर वो हर बार नाकाम हो रही थी। बाल कैंची नहीं निकल रहे, आप मेरे साथ आए, मैं कैंची से ये बाल काट देती हूँ। जैनी ने गहरा सांस भरकर हार मानते हुए मिनमनाने के अंदाज से कहा, तो अजलान इसके बेवकूफ़ी से भरे मशवरे पर इसे सख्त निगाहों से घूरने लगा था। रुकें, 1 मिनट, मैं ट्राई करता हूँ। अजलान ने अब एक एक करके इसके बाल निकालना शुरू किए तो जैनी एक साइड की तरफ रुख मोड़े मुंतशिर धड़कनों को अपने सीने पर रखे हाथ रखे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अजलान के एक बाल खींचने पर जैनी दर्द की वजह से बेख्तियार ही अपना हाथ इसके सीने पर रख गई। अजलान ने एक नज़र उठाकर इसका किसी भी किस्म के मेकअप से आरी शफाफ उजला और निखरा निखरा स्वरूप देखा, जो इस सादगी में भी इसको बहुत पुरकशिश लुक दे रहा था। जैनी ने इस वक्त ऑरेंज कलर के ड्रेस के साथ छोटे छोटे ऑरेंज टॉप्स पहने थे और वो इस पर काफ़ी जज भी रहे थे। अभी भी वो टॉप्स इसके हिलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके कानों में झूल रहे थे। इसकी उलझी हुई लटें बार बार इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी, जिन्हें वो बार बार कान के पीछे अड़स रही थी। जैनी को अजलान की निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई तो वो बेख्तियार ही अपना झुका चेहरा ऊपर उठाकर देखने लगी। दोनों की निगाहें एक पल के लिए आपस में टकरा कर रह गईं। जैनी इसकी नरम गरम निगाहों की ताब ज़्यादा देर ना ला सकी तो जल्दी से अपने बालों को खुद ही ज़ोर से खींच लिया, जिसकी वजह से अजलान की शर्ट का बटन इसके हाथ में आ गया। ये सब देखकर अजलान ने इसे फिर घूरी से नवाजा तो जैनी ने डरते हुए अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। इसकी सदा पर अजलान ने अपनी होंठों पर उमड़ती मुस्कुराहट को बमुश्किल कंट्रोल किया और फिर से तेज़ लहजे में बोलने लगा, आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, अब मुझे फिर से शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। बटन तो आपको सिरे से लगाना नहीं आता होगा। अजलान ने इस पर तंजिया वार किया। जवाबन जैनी भी इसे देखते हुए तेज़ लहजे में बोलने लगी, इतना तो आता, अब इतनी भी भौड़ ना समझे मुझे। जैनी की तेज़ आवाज़ पर हैंगर से अपनी नई शर्ट निकालता अजलान आहिस्तगी से मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब इसे जैनी को चिढ़ाने में मज़ा आने लगा था, मगर वो अभी तक इसे शो नहीं करवा रहा था। सही है, फिर रात को मुझे शर्ट पर बटन लगाकर दिखाइएगा, मैं मान लूँगा। अजलान ने इसे चैलेंजिंग अंदाज में कहा तो जैनी फ़ौरन बोल उठी, हाँ जी लगा दूँगी, आप तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। जैनी के मुकाबले वाले अंदाज पर अजलान ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया था। ओके, आई विल सी। अजलान नई शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आते हुए कहकर निकला। इसके जाते ही जैनी ने जल्दी से स्विमिंग बॉक्स निकाला और सुई धागा निकालकर शर्ट पर बटन लगाने लगी। हद करते हैं, मुझे तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे मैं कोई गवार या जाहिल हूँ जिसको कुछ अता पता ही नहीं है। जैनी खुद से बड़बड़ाते हुए बटन लगाने लगी, जबकि अजलान अपनी फ़िल्म की शूटिंग के लिए घर से बाहर चला गया था। टाइगर का कैमरा ऑफ होने की वजह से मीटिंग रूम में मौजूद सब लोग इसकी आवाज़ को पूरी तवज्जो और इन्हमाक से सुन रहे थे, क्योंकि टाइगर हमेशा ऑफ कैमरे के साथ ही इनसे वीडियो कॉल पर रब्ता रखता था। मुझे अपने पोर्टल पर की गई हर एक कंप्लेन का प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। हर एक ज़रूरतमंद शख्स की फौरी मदद ही हमारे इस टाइगर पोर्टल का अवलीन नस्बुलैन है। टाइगर की मीटिंग के दौरान संजीदा आवाज़ गूंज रही थी, सर हम तो हर कंप्लेन को सीरियस अंदाज में लेते हैं, मगर आजकल कुछ लड़के लड़कियां अजीबोगरीब मैसेज करके तंग कर रहे हैं हमें, इसलिए कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है सही और गलत कंप्लेन को जानने में। ऑफिसर ने संजीदगी से इस पोर्टल की रिपोर्ट टाइगर के गोश गुजार कर दी। मतलब कैसे मैसेजेस? टाइगर का अंदाज सवालिया था। टाइगर सर, जब हम किसी कंप्लेन के पीछे सारी इंक्वायरी करते हैं तो आगे से कुछ लड़के लड़कियों के अजीब कमेंट सामने आते हैं। इनमें से कुछ तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ टाइगर से दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए इस पोर्टल पर मैसेज किया था। ऑफिसर ने बेबसी से टाइगर के बंद कमरे को देखा था। जस्ट लिसन टू मी ऑफिसर, अगर हम इन कंप्लेन से डरकर जो जायज़ कंप्लेन है उनको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर ये हमारा पोर्टल किस काम का? और रही बात फेक मैसेज की, तो 100 में से 99 लोग अपनी शिकायत को मद्देनज़र रख कर ही हमें मैसेज करते हैं, और जो 1% अगर वो ऐसे मैसेज करते हैं तो हम इनके किए की सज़ा उन बाकी के 99% मासूम लोगों को तो नहीं दे सकते। ओके, टाइगर ने रसान से समझाया। ओके सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व पीपल प्रॉब्लम। ऑफिसर ने नए सिरे से अपने अज़म का अदा किया था। दैट्स गुड स्पिरिट, कीप इट अप गाइस, टाइगर ने सराहने के अंदाज में कहकर अपनी मीटिंग फिर से कंटिन्यू की। तुम जाओ और पता करो इस हवेली में वो लोग अभी मौजूद हैं या नहीं। कबीर पाशा ने अपने एक मुलाजम को हवेली में भेजा
खुद वो गली के कॉर्नर में ब्लैक प्राडो कार में बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखों पर इस वक्त ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए थे। अभी ज़बरदस्ती इनसे साइन करवा कर बॉस के सामने रखूँगा और फिर देखना वो जावेद देखता ही रह जाएगा। कबीर पाशा ने फ्रंट सीट पर बैठे अपने एक साथी से कहा, जिस पर वो भी बेसाता कहका लगाकर हंस दिया। जी पाशा भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। कबीर पाशा इसके कहने पर मुस्कुरा उठा और फिर इसे सामने से गली से आता हुआ एक मुलाजिम दिखाई दिया। क्या खबर है? मुलाजिम अंदर कार में आकर बैठ चुका तो कबीर पाशा के पूछने पर इसे परेशान निगाहों से देखने लगा। इसकी अगली बात पर कबीर पाशा के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया था। पाशा भाई, इनके घर पर ताला लगा हुआ। किसी जान पहचान वाले से पूछा तो उसने बताया कि मैडम अपनी माँ को कराची के किसी अस्पताल में लेकर गई हैं। मुलाजिम ने डरते डरते सारा कुछ बता दिया जो वो पता करके आया था। मैं कहता रहा बॉस से, मगर वो इस जावेद की बात पर यकीन करके आराम से बैठे रहे और अब देखो वो निकल गए यहाँ से और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। कबीर पाशा इस वक्त सख्त गुस्से में था क्योंकि इस खबर ने इसके सारे बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया था। अभी कराची फ़ोन करो और वहाँ के बंदों से इस अस्पताल का पता करवाओ। मुझे जल्द अज जल्द इनसे इस हवेली के कागजात साइन करवाने हैं। अब मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होता। कबीर पाशा ने मुलाजिम को अपने कराची के बंदों को फ़ोन मिलाने का कहा। मुलाजिम ने फ़ोन डायल करके पाशा को थमा दिया तो फ़ोन रिसीव होने पर पाशा की सख्त आवाज़ कार की साकत फ़िज़ा में गूंजने लगी। मुझे जल्द अज जल्द इस अस्पताल का डाटा निकलवा कर दो। वो मरीज़ा इस वक्त कहाँ है और वो लोग किस होटल में रुके हुए हैं? ये काम जल्दी से जल्द होना चाहिए। अगर ज़्यादा देर की तो सबको गोली से उड़ा दूंगा। कबीर पाशा ने दबंग लहजे में अपना हुक्म सादर किया। इसे तब चढ़ चुकी थी कि इसने बॉस की बात मानकर गलती की और इतनी देर चुप क्यों रहा। पकड़ो इसे और इनसे कहना जल्दी रिपोर्ट करें मुझे। कबीर पाशा ने साथ बैठे मुलाजिम को फ़ोन थमा दिया। जी पाशा भाई। मुलाजिम ने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। आप चला भी दो, तुम्हें भी हर एक बात समझानी पड़ेगी क्या? कबीर पाशा के तड़क लहजे में कहने पर ड्राइवर ने भी जल्दी से कार स्टार्ट कर दी क्योंकि इन्हें बखूबी अंदाज़ा था इस वक्त पाशा का दिमाग घुमा हुआ है, किसी की भी शामत आ सकती है। इसलिए चुपचाप गाड़ी इस तंग गली से निकालकर मेन रोड पर दौड़ाने लगा। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जावेद जब इस हवेली के कागजात और वो लड़की दोनों ही बॉस के कदमों में होंगे। कबीर पाशा नफ़रत तमेज़ अंदाज में सोचते हुए नई सिगरेट सुलगाने लगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही अचानक हया को ऐसा क्या काम पड़ गया जो इतनी जल्दी ड्राइवर को लेकर घर चली गई। मरियम को इस वक्त हया पर शदीद गुस्सा आ रहा था जो इसे अकेला छोड़कर खुद घर चली गई थी। ज़रार और रोशान रेड कलर की न्यू मर्सिडीज़ कार में बैठे एक दूसरे को देखने लगे मगर दोनों बोल कुछ नहीं रहे थे। वो हया के प्लान के मुताबिक मरियम को कुछ नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने मरियम को सिर्फ इतना ही कहा था कि हया हमारे पास आई और कहा कि आपको घर ड्रॉप कर दे। इसलिए वो दोनों हया के प्लान के मुताबिक मरियम को 2 घंटे बाद उसे इसके घर वापस ला रहे थे। मरियम तो तभी घर जाना चाहती थी मगर ज़रार ने सर से किसी ज़रूरी काम का कहकर टाइम निकाल दिया। मरियम का इंतज़ार के मारे गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। एक तो आज मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं, ऊपर से आज ही इतनी बोरियत का सामना करना पड़ रहा है मुझे। मरियम ने कुफ़्फ़त से भरे तासरात समेत उदास लहजे में सोचा था। आई एम सॉरी, आप दोनों को मेरी वजह से परेशानी हो रही होगी मगर ये हया भी ना। मरियम ने ज़रार और रोशान के संजीदा चेहरे देखे तो इससे गुस्सा आया कि शायद इसी की वजह से वो लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें इसे घर जो ड्रॉप करना पड़ता है घर पड़ रहा है। बात करते करते इसे फिर से हया पर गुस्सा आ गया। इट्स ऑल ओके मरियम, ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज़ रिलैक्स रहें, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। रोशान ने यह कहते हुए मरियम को तसल्ली दी जिस पर ज़रार ने इसे आंखें बड़ी करके दिखाई दी क्योंकि वो ज़बरदस्ती इसको भी अपने साथ ही घसीट लाया था। थोड़ी देर बाद वो घर के मेन गेट पर पहुंचे तो मरियम ने ज़रार और रोशान को साथ चलने का कहा। ज़रार, रोशान, आप लोग मुझे घर ड्रॉप करने आए हैं, आप भी आई हैं, मैं आपको मामा और बाबा से मिलवाती हूँ। मरियम ने इन्हें साथ चलने का कहा। रोशान तो फ़ौरन साथ चल दिया। जी ज़रूर। रोशान ने मरियम के कहने पर कदम आगे बढ़ाए तो ज़रार को इधर ही खड़ा देखकर अब वो ज़बरदस्ती इसका बाजू भी पकड़े इसे अंदर ले आया। उफ़, ये इतना अंधेरा क्यों है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मरियम ने अंदाजे से हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन की तो सारा हाल रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। वो हैरत भरी निगाहों से सारी सजावट को देख रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू मरियम, हैप्पी बर्थडे डियर। हया अपनी खूबसूरत आवाज़ से माइक में गाना गाकर कॉरिडोर से बाहर आती इसको विश कर रही थी। मरियम अभी भी शौक के आलम में ही सबको देख रही थी। पूरा हाल गुब्बारों से भरा पड़ा था। वाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन से सारी डेकोरेशन की गई थी। पूरी छत की सीलिंग के साथ भी गुब्बारे लटक रहे थे। एक साइड पर बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर मरियम की बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीर ऑटो प्ले हो रही थी।
ज़रार और रोशान भी इस कदर खूबसूरत सजावट पर अजहद हैरान रह गए थे। मरियम अब आगे बढ़कर रिफ़त बेगम और हसन साहब से मिली और फिर हया को गले लगाकर खुद में भींजते हुए ज़ोर से मिलने लगी। आप सबको मेरा बर्थडे याद था? मुझे लगा आप सब लोग भूल गए। मरियम ने बारी बारी सब आने वाले मेहमानों से मुसाफा करते हुए पूछा तो सभी आहिस्तगी से मुस्कुरा दिए। वेल, इनका तो पता नहीं याद था कि नहीं, लेकिन मरियम, मैं पूरे 1 हफ्ते से इसके पीछे लगी हुई थी। हया ने लाड से कहते हुए मरियम के गले में बाहें डाली तो मरियम ने हंसते हुए इसके बाल बिखेर दिए। जवाबन इसकी तवक्का के आन मुताबिक हया चिढ़ने लग गई। उफ़, मेरे बाल तो ना ख़राब करो, तुम्हारा ड्रेस तुम्हारे कमरे में रखा है, जल्दी से चेंज करके आओ, फिर केक कट करते हैं। हया ने मरियम के बाल बिगाड़ने पर मुंह बसोड़कर कहा तो इसी पर ज़रार की नज़र हया की तरफ उठी। हया इस वक्त वाइट और रेड कलर की खूबसूरत फ्रॉक पहने एक मोम की गुड़िया लग रही थी। इसने छोटा सा कैचर लगाकर बाकी बाल खुले छोड़े होते, पाँव में इस वक्त हाई हील पहन रखी थी। आप लोग भी आइए ना, हया ने मुझे बताया था आप दोनों मरियम के दोस्त हैं। मोस्ट वेलकम बेटे। हसन साहब दूर खड़े ज़रार और रोशान को अपने साथ लाउंज में ले आए और वेटर से कहकर इनको ड्रिंक सर्व करवाई। लम्हे भर के तवक्कुफ़ के बाद वो इनको पार्टी इंजॉय करने का कहते वापस चले गए। थैंक्स यार। रोशान ने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास थामे ज़रार को मुखातब किया। हॉल में बजता म्यूज़िक धीमे सुरों की धुनें पेश कर रहा था। रोशान तो स्क्रीन में चलती मरियम की तस्वीरों को मबहूत निगाहों से देखे जा रहा था। वो अपने इस सादा से अंदाज में भी गज़ब ढा रही थी। इसकी हर तस्वीर से इसकी मासूमियत की नई झलक नुमायाँ हो रही थी। रोशान इन तस्वीरों से एक पल के लिए भी अपनी निगाहें पीछे नहीं हटा पा रहा था, जबकि दूसरी तरफ ज़रार हया को इस वक्त रेहान की किसी बात पर पेट पकड़े हंसते हुए सुलगती निगाहों से देख रहा था। इतनी देर में राहदारी से आती हुई मरियम को देखते हया भागकर इसके पास आ गई। मरियम कितनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। हया की आवाज़ पर सबने मरियम को देखा तो मरियम अपने आप को सबकी निगाहों का मरकज़ बने देखकर कंफ्यूज होती खुद में सिमट सी गई। हसन साहब और रिफ़त बेगम ने भी इसे गले लगाकर इसका माथा चूमा। जवाबन वो आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। चलो आओ केक कट करते हैं, नहीं तो रेहान के पेट में भूख के मारे चूहे मरना शुरू हो जाएंगे। हया मरियम का हाथ पकड़कर केक की टेबल की तरफ लाई और फिर हंसते हुए रेहान की तरफ देखा। सब इसकी बात पर कहका लगाकर हंसती है, जबकि रेहान इतने सारे लोगों में इसका मजाक बनाने पर हया को मसनूई गुस्से से घूरने लगा था। ज़रार, रोशान, आप सब भी आ जाएं। मरियम ने इन दोनों को यकबस्ता आवाज़ दी तो इतने अरसे में पहली दफ़ा हया ने ज़रार को देखा, जो अपनी नीली आंखों की वजह से इस पार्टी में सबसे मुनफरिद लग रहा था। इसके संजीदा चेहरे पर इसकी ओशन ब्लू आंखें चमक रही थीं। वो इस वक्त ऑफ वाइट शर्ट के साथ ऑफ वाइट जीन की पैंट पहने हुए अपनी शानदार पर्सनैलिटी की वजह से सबकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ था। हैप्पी बर्थडे मरियम। हया समेत हाल में मौजूद तकरीबन सारे लोग तालियां बजा रहे थे, मां सिवाय ज़रार के, जो एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले दूसरे हाथ में ड्रिंक का गिलास थामे सबको बगौर देख रहा था। मरियम ने हसन साहब और रिफ़त बेगम को केक खिलाकर अब हया को केक खिलाया तो जवाबन हया ने इसके हाथ से पकड़कर इसे खिलाना चाहा। मरियम ने अभी मुंह खोला ही ताकि वो केक खिला सके, मगर हया केक खिलाने की बजाय इसके गाल पर लगाकर हंसते हुए वहाँ से भाग गई। हया के इस शरारती अंदाज पर सब बेसाता कहका लगाकर हंस दिए। थोड़ी देर बाद हसन साहब ने वेटर को इशारा किया सबको खाना सर्व करें, तो सारे वेटर जल्दी से भागकर खाना सर्व करने लगे थे। ज़रार, चलो ना मरियम को गिफ्ट पकड़ा के आते हैं। रोशान ने साथ खड़े ज़रार को कहा तो इसने साफ इनकार कर दिया। ये मेरा गिफ्ट भी तुम ले जाओ और हाँ, जल्दी आना, मुझे घर भी जाना है। मैं कभी भी इतनी देर घर से बाहर नहीं रहा, सब लोग पूछेंगे मुझसे। ज़रार संजीदगी से भरे लहजे में कहते हुए अपनी पॉकेट से गिफ्ट निकालकर रोशान को देने लगा। हद हो गई यार, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो गिफ्ट भी खुद दे दो। रही बात घर बताने की तो इन्फॉर्म कर दो कि तुम दोस्त की बर्थडे पार्टी में उन्होंने तुम्हें क्या कहना है। रोशान ने इसे रसान से समझाया। चलो यार, नखरे ना करो। रोशान ने ज़रार को कहा तो इसने हाथ में थामा हुआ गिलास पास मौजूद टेबल पर रखा और इसके साथ चल दिया। हैप्पी बर्थडे मरियम। रोशान ने इसे गिफ्ट पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा तो ज़रार ने बिना कुछ कहे अपना गिफ्ट मरियम को पकड़ा दिया। आप लोगों को मेरी बर्थडे का हया ने बताया होगा, वही मैं कहूँ, आप लोग मुझे ड्रॉप करने की बजाय एक दफ़ा बीच में गायब क्यों हुए थे। मरियम अब इनका सारा प्लान समझ चुकी थी, इसलिए हंसते हुए गोया। हाँ जी, हया ने सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी का बताया था। वैसे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया हया ने आपको। रोशान ने मरियम को खुश होते देखा तो हया की तारीफ़ किए बिना रह न सका। बेटे, आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना, ओके। रिफ़त बेगम ने ज़रार और रोशान के सर पर प्यार देते हुए मुस्कुरा कर कहा। ज़रार, जो अभी कुछ कहने ही वाला था कि रोशान ने इसका हाथ ज़ोर से दबाकर इसे कुछ भी कहने से रोक दिया। जी आंटी, रोशान ने हंसते हुए कहा तो रिफ़त बेगम मुतमिन होकर वहाँ से चली गई। मरियम अब इन्हें अपने साथ लिए खाने की टेबल की तरफ आ गई। आप यहाँ बैठे, मैं अभी आती हूँ। मरियम ने इनको वहाँ पर बिठाया और ख़ुद वेटर को खाना लगाने का कहने चली गई। ज़रार मरियम के जाते ही उठा और रोशान को अंदर जाती राहदारी के पीछे ले आया। यार रोशान, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है इस वक्त मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है तुम पर।
ज़रार ने रोशान को सख्त निगाहों से घूरते हुए कहा, जिस पर वो इसे बेबस निगाहों से देखने लगा, क्योंकि वो भी दिल के हाथों मजबूर होकर ये सब कर रहा था, वरना इसने तो खुद कभी ऐसा नहीं किया था। वो भी वजाहत देने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि भाग कर आती हया के हाथ में जो केचप का बाउल था वो गलती से गिरकर ज़रार की पूरी शर्ट की बैग ख़राब कर गया। ओह शिट! हया ज़रार की शर्ट को ख़राब होते देखकर सरगोशी नुमा आवाज़ में बड़बड़ाई। मैं अभी आया। रेहान जो समोसे की प्लेट पकड़े हया के पीछे भाग रहा था, हया को ज़रार की शर्ट पर केचप गिराते देखकर इसकी सीटी गुम हो गई, इसलिए इसने फ़ौरन वहाँ से जाने में ही अपनी आफियत समझी थी। ज़रार इस वक्त पर्दे के पीछे रोशान की तरफ अपना रुख मोड़कर खड़ा था कि अचानक अपने साथ टकराते वजूद को देखकर एकदम पीछे हुआ। हया के हाथ से केचप का बाउल छलका, फिर चंद ही सेकंड में ज़रार की सारी बैग पर केचप के बड़े बड़े धब्बे नुमायां होने लगे। अब वो